लास्ट लेक्चर जहां हमारा फिनिश हुआ था उसी से आगे ले रहा हूं आज मैं। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने इनिशियल पार्ट जावा प्रोग्रामिंग का बताया था, जिसमें हमने क्लास का नाम समझ लिया था। उसके बाद इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास आपने समझ लिया था पब्लिक, स्टैटिक, ये दो कीवर्ड्स। अब आज हमें बाकी बचा हुआ पार्ट कवर अप करना है और फिर बात करनी है कैसे इसे अल्टीमेटली करेंगे आप कंपाइल और रन। अंदर हमारा स्टेटमेंट है system.out.println, जिसके बारे में भी अभी बात नहीं हुई है, आज होने वाली है। और ये आपने क्लास को क्लोज करा है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले बताइए, लास्ट लेक्चर अगर आपका मिस नहीं हुआ है तो व्हाट इज पब्लिक इन जावा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जावा में पब्लिक क्या है? जावा में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। गलती से भी स्पेसिफायर नहीं बोलिएगा, एक्सेस मॉडिफायर है। ओके। जावा में स्टैटिक क्या है? स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। ओके। जावा में वॉइड क्या है? वॉइड मेन मेथड की रिटर्न टाइप है। और जावा में मेन क्या है? तो मैंने आपसे कहा था ये एक मेथड है। दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, हम जावा में पब्लिक क्यों लिखते हैं? फटाफट बोलिए, व्हाई डू वी राइट द कीवर्ड पब्लिक विद मेन इन जावा? तो जवाब इसका है, हम पब्लिक इससे लिखते हैं क्योंकि जेवीएम आउटसाइड द क्लास मेन को एक्सेस करेगा। जेवीएम मेन को देख ही नहीं पाएगा जब तक हम मेन की विजिबिलिटी पब्लिक ना करें। ओके। हम पब्लिक नहीं करेंगे अगर मेन को, तो क्या ये कोड कंपाइल होगा? तो जवाब था हाँ, ये कोड कंपाइल होगा, लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने जावा में मेन को पब्लिक नहीं करा, आपका कोड कंपाइल जरूर होगा, लेकिन किसी हालत में आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। जेवीएम मेन को पहचानने से ही मना कर देगा अगर मेन के आगे आपने नहीं लगाया कीवर्ड पब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या हम जावा में हर मेथड को पब्लिक करेंगे? नहीं। जावा में हर मेथड पब्लिक हो प्राइवेट हो वो आपका डिसीजन है, आपको तय करना है। लेकिन मेन के लिए चीजें फिक्स हैं। मेन हमेशा जावा में होगा पब्लिक। अगर मेन को आपने पब्लिक की जगह प्राइवेट करने की कोशिश करी या प्रोटेक्टेड करने की कोशिश करी, जावा कोड कंपाइल करने से मना नहीं करेगी, लेकिन जावा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। और जहां तक बाकी मेथड्स की बात है, वो आपको तय करना है कि आपको उन मेथड्स को पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, क्या करना है। जावा ने कभी नहीं कहा कि मेन के अलावा बाकी मेथड्स को किस तरीके से आप करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन। सेकंड आपने पढ़ा था, हम स्टैटिक कीवर्ड क्यों लिखते हैं? जवाब था, स्टैटिक लिखने का फायदा ये होता है कि मेन को कॉल करने के लिए, यस, मेन को कॉल करने के लिए जेवीएम को क्या नहीं बनाना पड़ेगा? जेवीएम को नहीं बनाना पड़ेगा आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट? अगर हम किसी भी क्लास के किसी मेथड को कॉल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कंपलसरी होता है कि उस मेथड को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाए। बट जेवीएम नहीं चाहता कि जेवीएम आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। क्यों नहीं चाहता वो भी आप आगे देखेंगे। मैंने आपसे कहा था जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस सी डबल प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब जेवीएम को सिर्फ एक मेथड कॉल करना है आपकी क्लास का, कौन सा? मेन। जब एक ही मेथड कॉल करना है तो जेवीएम क्यों इतने लेंदी प्रोसेस से गुजरे कि आपकी क्लास का वो क्रिएट करे ऑब्जेक्ट? तो जावा ने सेकंड रूल निकाला, और सेकंड रूल ये निकाला कि प्रोग्रामर जब भी मेन बनाएगा, प्रोग्रामर मेन को हमेशा करेगा स्टैटिक। अगेन, क्या जावा में हर मेथड स्टैटिक होता है? नहीं, जावा में हर मेथड स्टैटिक नहीं होता है, बट मेन जावा में स्टैटिक होता है क्योंकि मेन को जेवीएम को कॉल करना है और जेवीएम नहीं चाहता कि वो आपकी क्लास के मेन मेथड को कॉल करने के लिए अननेसेसरीली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की टेंशन में आए। फिर डाउट आता है, क्या हम स्टैटिक हटा सकते हैं मेन के आगे से? तो इसका जवाब भी मैंने आपको दिया था। अगर आपने स्टैटिक हटाया, अगेन प्रोग्राम कंपाइल जरूर हो जाएगा, लेकिन किसी हालत में
आपके प्रोग्राम को आप नहीं कर पाएंगे रन होने के लिए पब्लिक भी जरूरी है, रन होने के लिए स्टैटिक भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम पब्लिक और स्टैटिक को लेकर? तो जवाब था आप इनकी पोजीशंस बदल सकते हैं। जो पब्लिक स्टैटिक था आप उसे स्टैटिक पब्लिक कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर पे। थर्ड कीवर्ड जो आपको मेन के पहले नजर आ रहा है दैट इज वॉइड। सिस्टम एरर आ रहा है, रन है मे प्रोग्राम, मतलब हमेशा अभी मैंने प्रोग्राम रन करना बताया ही कहां है आपको? प्रोग्राम रन करने का डिस्कशन अभी हमने करा ही कहां है? हमेशा जब कर लेंगे तब देखिएगा क्या गलती कर रहे हो आप। अभी तो प्रोग्राम लिखा है अपन ने बस। तो आप गलत लिख रहे होगे कुछ। स्क्रीनशॉट पेस्ट करिएगा ग्रुप में, आपने क्या कमांड टाइप करा और क्या मैसेज आ रहा है। वर्जन भी नहीं बता रहा है तो आप बताइएगा क्या आ रहा है, आपने क्या कमांड लिखा है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में पोस्ट करिएगा, तब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। राइट? ग्रुप में पोस्ट कर दिया है आपने? ओके ठीक है, मैं एडमिन्स को बोल दूंगा, वो आज देखकर आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक। आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुआ होगा क्या? प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है। देख रहा हूं मैं आपका मैसेज। आपको एक विंडोज का पॉपअप मिल रहा है कि डीएलएल मिसिंग है। ये तो आपके सिस्टम की दिक्कत है, ये जावा की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है। व्हाट टू डू? अब आपको सिस्टम को आप एक काम करिए, विंडोज का इंस्टॉलर दोबारा रन कर सकते हो आप। एक यही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो डीएलएल फाइल मिसिंग है, या तो ये डीएलएल फाइल कहीं से लीजिए। ये जो डीएलएल फाइल दिखा रहा है आपको, ये किसी सिस्टम से कॉपी कर लीजिए अपने सिस्टम में। ये डीएलएल फाइल मिसिंग होने के कारण दिक्कत आ रही है। ठीक है, किसी फ्रेंड के सिस्टम से डीएलएल फाइल ले लीजिए और इस डीएलएल फाइल को अपने सिस्टम में कॉपी करिए। देन जावाज वर्जन शुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आपको फाइनल मैसेज मिला था जावा इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, लास्ट मैसेज आया था। ठीक है, हाँ तो फिर सही होगा, फिर आप बस इस फाइल कॉपी कर लीजिए। तो जावा इंस्टॉल प्रॉपरली होगी, ये रन नहीं हो पा रही है तो ये विंडोज की प्रॉब्लम है। ठीक, आपके विंडोज में इशू है, विंडोज की एक डीएलएल फाइल मिसिंग है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं हम थर्ड कीवर्ड को डिस्कस करने, एंड दैट थर्ड कीवर्ड इज वॉइड। बहुत सिंपल है वॉइड का मतलब, आप सबने वॉइड हर बार सी लैंग्वेज में मेन के साथ लिखे हुए देखा है, आज जावा में सुन लीजिए। जावा में मेन के आगे वॉइड लिखने का यह मतलब है कि मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। किसको नहीं रिटर्न करेगा कोई वैल्यू? मेन। ऑब्वियस सी बात है, उसको जो मेन को कॉल करता है। कौन कॉल करता है मेन को? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मेन को कॉल करता है जेवीएम, और जेवीएम नहीं चाहता कि वो मेन से कोई रिटर्न वैल्यू ले। जेवीएम को मेन से कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि जेवीएम को मेन से किसी तरह की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए। आपको मेन के आगे मेंशन करना पड़ेगा कीवर्ड वॉइड। अब आएंगे दिमाग में आपके दो सवाल। पहला सवाल, क्या हम वॉइड की जगह इंट लिखकर रिटर्न जीरो लिख सकते हैं? क्या हम वॉइड की जगह सी डबल प्रेस स्टाइल में इंट लिखकर लास्ट में रिटर्न जीरो लिख सकते हैं? जवाब फिर मेरा वही पुराना है, जरूर लिखिए। कोड कंपाइल जरूर होगा, लेकिन कोड किसी हालत में नहीं होगा एग्जीक्यूट, क्योंकि जेवीएम को वो मेन नहीं समझ में आता जिसकी रिटर्न टाइप आपने वॉइड के अलावा कुछ भी रखी हो। तो आप मेन की रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ और करते हैं तो जेवीएम आपके कोड को फेल कर देगा, पास करने से मना कर देगा, हालांकि कोड कंपाइल अभी भी हो जाएगा। दूसरा सवाल, क्या होगा अगर हम वॉइड भी ना लिखें? क्या होगा अगर हम लिखें पब्लिक स्टैटिक मेन? क्योंकि हमने सीसी प्लस प्लस में तो देखा है, मेन के आगे कुछ ना भी लिखो तो भी प्रोग्राम चल जाता है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। सीसी प्लस प्लस में मेन के पहले कुछ भी मत लिखो आप, ना इंट ना वॉइड, तो भी प्रोग्राम चल तो जाता है। वार्निंग वगैरह आती है लेकिन चल जाता है। जावा में ऐसा भी नहीं है। अगर आपने मेन के पहले कुछ भी नहीं लिखा तो जावा दे देगी सिंटेक्स एरर। इस बार गौर करिएगा, कोड कंपाइल भी नहीं होगा। तो मेन की रिटर्न टाइप ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। अगर मेन की रिटर्न टाइप ब्लैंक छोड़ी तो प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। मेन की रिटर्न टाइप बदल सकते हैं क्या? जवाब हाँ, बदल के देख लीजिए।
लेकिन कोड बस कंपाइल होकर रह जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कोड कंपाइल और रन दोनों हो, तो कोई चेंज करने की इजाजत नहीं है। क्या लिखनी पड़ेगी रिटर्न टाइप आपको मेन की? रिटर्न टाइप आपको मेन की हमेशा जावा में लिखनी पड़ेगी वॉइड। क्या ये बाकी सारे मेथड्स के लिए भी एप्लीकेबल है? नहीं। बाकी मेथड्स की रिटर्न टाइप वॉइड रखनी है, इंट रखनी है, कैर रखनी है, वो आप डिसाइड करें। लेकिन मेन की रिटर्न टाइप प्री डिसाइडेड है और वो जब भी लिखी जाएगी, हमेशा लिखी जाएगी एज वॉइड मेन। जल्दी बताइए, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? पब्लिक क्या करता है, स्टैटिक क्या करता है, वॉइड क्या करता है? ठीक है, बिल्कुल इन एंटायर जावा प्रशांत। आज से लेकर एंड ऑफ द कोर्स तक जब जब आप मेन बनाएंगे, मेन हमेशा वॉइड रिटर्न टाइप के साथ ही बनेगा। ओके, कह सकते हैं कि जेवीएम को कोई रिटर्न में कुछ चाहिए मेन से। जेवीएम को मेन में कुछ नहीं चाहिए विकास। जेवीएम मेन से कुछ नहीं मांगता, उसे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए तो वॉइड लिखते हैं। हम्म, कह सकते हैं कि जेवीएम को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए एक ही रिटर्न टाइप आप मेन के लिए रख सकते हैं और वो रिटर्न टाइप है वॉइड। और बदला तो अगेन मैं कहूंगा कोड कंपाइल हो जाएगा, लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, व्हाट इज मेन। तो मैंने आपको परसों ही बोल दिया था, जावा में जब भी किसी नाम के साथ पैरेंथेसिस दिखे, हमेशा याद रखिएगा ऐसी चीजों को जावा में बोलते हैं हम मेथड। क्यों फंक्शन नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। बोलना गलत होगा, जी बोलना गलत होगा, एटलीस्ट इन द इंटरव्यू रूम। अगर इंटरव्यू रूम में आपसे किसी ने पूछा कि मेन क्या और आपने बोल दिया फंक्शन है, तो आपको मिलने वाले सारे नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जावा में वोकैबुलरीज मैटर अ लॉट। जावा इंडस्ट्री की लैंग्वेज है, जावा में इंडस्ट्री लेवल पे काम होता है, और हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल जावा पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट वो वोकैबुलरीज अच्छे से सीखे। क्योंकि आपको जब कंपनी ज्वाइन करोगे आप, तो आप एक टीम में काम करोगे। जब टीम में काम करोगे, तो अपने टीममेट से आप कम्युनिकेट करोगे, और वो कम्युनिकेशन टेक्निकल वोकैबुलरी में होगा। कोई कंफ्यूजन एक दूसरे के बीच में ना रहे, इसके लिए वोकैबुलरीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आप आम बोलचाल में मेन को फंक्शन बोल सकते हैं। मैं भी शायद पढ़ाते हुए कई बार आपको मेन फंक्शन के वर्ड को यूज करूंगा, लेकिन टेक्निकली याद रखिएगा मेन फंक्शन नहीं है। इनफैक्ट पूरी जावा में कोई फंक्शन होता ही नहीं है। पूरी जावा में हर मेथड मेथड कहलाता है, फंक्शन नहीं कहलाता है। कारण भी मैं आपको बता चुका हूं, आई होप आपको याद होगा। आप बताएंगे क्या फर्क होता है फंक्शन और मेथड में? वेरी गुड। जो फंक्शंस क्लास के बाहर हैं, वो कहलाते हैं फंक्शन, और जो क्लास के अंदर हैं, वो फंक्शन ना कहलाकर कहलाते हैं मेथड्स। जो किसी क्लास का हिस्सा हैं, वो कभी फंक्शन नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं मेथड। और जो क्लास का हिस्सा नहीं है, वो कहलाते हैं अपने आप में फंक्शन। तो क्या सी का प्रिंटफ अपने आप में एक फंक्शन है? तो जवाब है हाँ, सी का प्रिंटफ अपने आप में एक फंक्शन है। आप में से किसी ने पाइथन पढ़ी है? आप में से किसी ने पाइथन पढ़ी है? तो जिन्होंने पढ़ी है, आपको याद होगा पाइथन में प्रिंट भी अपने आप में एक फंक्शन है, क्योंकि पाइथन का प्रिंट भी किसी क्लास का हिस्सा नहीं है। जैसे सी का प्रिंटफ होता है, ऐसे पाइथन का प्रिंट होता है। लेकिन जावा की दुनिया में फंक्शन नाम की शब्दावली, फंक्शन नाम की वोकैबुलरी एग्जिस्ट नहीं करती। जावा की डिक्शनरी में फंक्शन नाम का वर्ड है ही नहीं, क्योंकि जावा की डिक्शनरी में क्लास के बाहर कुछ नहीं होता, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई स्टेटमेंट आउटसाइड द क्लास आप नहीं लिख सकते। जब जावा की सारी दुनिया क्लास के अंदर ही रहती है, तो जावा में फंक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता। जावा में हर वो नाम जिसके साथ पैरेंथेसिस लगा है और वो कीवर्ड नहीं है, वो जावा की दुनिया में मेथड है। सो मेन इन जावा इज अ मेथड। क्या करता है मेन? वही करता है जो सी सी प्लस प्लस में करता है। मतलब ये आपके प्रोग्राम का सबसे पहला मेथड होता है जो एग्जीक्यूट होता है। यहां से आपके प्रोग्राम का स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। आपके प्रोग्राम में हजारों क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन जेवीएम उन हजार क्लासेस में से उस एक क्लास से प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेगा, जिस क्लास में आप लोग मेन लिखेंगे। अभी तो मेरे प्रोग्राम में आपको एक क्लास दिख रही है,
आप आगे चलकर देखेंगे हम कई सारी क्लासेस अपने प्रोग्राम में बनाएंगे, लेकिन उन कई सारी क्लासेस में कौन सी क्लास से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, जिसमें मेन मेथड अवेलेबल होगा। तो जेवीएम बाकी क्लासेस को नहीं पहचानता, वो सिर्फ उस क्लास को पहचानेगा जिसके अंदर होगा मेन। और मेन भी कैसा? मेन भी कैसा? बिल्कुल वैसा जैसा जेवीएम को चाहिए। जेवीएम को कैसा मेन चाहिए? जेवीएम को चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये चार चीजें मेन के साथ दिखनी चाहिए, तब तो जेवीएम कोड रन करेगा, वरना कोड कंपाइल होकर रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन फेज में एंटर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन के आगे लगा हुआ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आई होप क्योंकि आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, आपको अच्छे से पता होगा जो पैरेंथेसिस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना? लेकिन मैं इस टॉपिक को कवर अप आज से कुछ दिन बाद करूंगा, होपफुली 1 से 1.5 हफ्ते बाद, जब मैं आपको पहली बार जावा में इनपुट लेना सिखाऊंगा। मेरी बात ध्यान से दोबारा सुनिएगा। मेन के पैरेंथेसिस में जो आपको दिख रहा है, उसे हम जावा की वोकैब्युलरी में एग्जैक्टली अगर बोलें तो आर्गुमेंट के साथ-साथ 2 वर्ड और जुड़ते हैं। उसे हम जावा की वोकैब्युलरी में पढ़ते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। अगर कोई पूछता है ना आपसे ये पैरेंथेसिस में क्या है, तो आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। आज इससे ज्यादा मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको लग रहा है सर ये क्यों लिखते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, सबके जवाब आपको 1 से 1.5 हफ्ते बाद मिल जाएंगे, जब मैं आपको पहली बार जावा में इनपुट लेना सिखाऊंगा। अभी इन शॉर्ट आप ये सुन लीजिए, जो रोल सी लैंग्वेज के अंदर स्कैनएफ का है, जो रोल अगर पाइथन जानते हो तो इनपुट का है, वो रोल कुछ हद तक परमानेंट नहीं, कुछ हद तक जावा में मेन के पैरेंथेसिस में लिखे गए कमांड लाइन आर्गुमेंट का है। यानी इसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को इनपुट देना सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाले कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए आप स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, args को बिल्कुल इग्नोर कर दें। हाँ, मैं कुछ वोकैबुलरीज आपको जरूर बता देता हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल ना जाए। सबसे पहले ये स्ट्रिंग क्या है? तो अगर आपने परसों का लेक्चर मिस नहीं करा है, तो आपको अच्छे से पता लग रहा होगा ये जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है। कैसे पहचाना हमने कि ये क्लास है? बहुत सिंपल पहचान है, इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल है, और जावा का रूल है पहला अल्फाबेट कैपिटल हमेशा क्लासेस का होता है। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल इस बात का इशारा है कि स्ट्रिंग जावा में एक बिल्ट इन क्लास का नाम है। स्क्वायर ब्रैकेट को आप अच्छे से पहचान रहे होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने आप में एक एरे है। बस आपको एक नई चीज दिख रही होगी, इनफैक्ट आपको दो नई चीजें दिख रही होंगी। पहली चीज, आपने सी में स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के बाद लगते हुए देखे हैं। जावा में याद रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के बाद भी लग सकता है, और स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के पहले भी लग सकता है। आई रिपीट, जावा में स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के बाद भी लग सकता है, और जावा में स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के पहले भी लग सकता है। तो मैं स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकता हूं, और स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args भी लिख सकता हूं। दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा। जैसे हमने कहा पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम कहते हैं जावा में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args भी लिख सकते हैं, और स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। दूसरी बात जो आपके नोटिस में आ रही होगी, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़े हैं, वहां मैंने कोई साइज वाइज नहीं दी है। जबकि आप जब सी वगैरह में एरे बनाते हो, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज मेंशन करते हो। या मैंने साइज क्यों नहीं दी है? क्योंकि जावा ये साइज डायनेमिकली डिसाइड करती है। डायनेमिकली कैसे डिसाइड कर लेती है जावा, वो भी हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। अभी बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कोई साइज नहीं लिखनी, इसको ब्लैंक छोड़ना है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कुछ बदल सकते हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args में, तो आपका जवाब होगा दो चीजें बदल सकते हैं। क्या क्या बदल सकते हैं? एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और args की पोजीशंस बदल सकते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट args है वो args स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है। दूसरा, ये जो args नाम है, वी कैन चेंज दिस नेम ऑल्सो। बहुत बड़ी गलतफहमी मैंने जावा के बिगनर्स में देखी है, उन्हें लगता है args ही लिखना पड़ता है, इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत थॉट है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि args का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग।
लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ARGS ही रखें, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ए? बिल्कुल लिख सकते हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ए। क्या मैं लिख सकता हूं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। लेकिन क्या नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग हटा नहीं सकते, स्ट्रिंग की जगह कोई और डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते, कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। स्ट्रिंग लिखना ही पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना ही पड़ेगा, नाम ARGS या कोई और लिखना ही पड़ेगा। चप्पल ही नहीं आई है। बात समझ? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं, स्ट्रिंग के पहले स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा आयुष, स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के बाद आएगा, ARGS के पहले या ARGS के बाद। आया समझ? फटाफट जवाब दीजिए। आया समझ? आया। अब अगर ये सब समझ आया तो जावा के एक पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जावा के एक पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटोटाइप्स आर देयर फॉर द मेन मेथड इन जावा? जावा में मेन मेथड की कितनी प्रोटोटाइप्स होती हैं? जल्दी बोलिए फटाफट। जावा में मेन मेथड की कितनी प्रोटोटाइप्स होती हैं? गलत गलत गलत। जावा में मेन मेथड की 4 प्रोटोटाइप्स होती हैं। कैसे? ऐसे देखिए ध्यान से। अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स याद करें, प्रीवियस मतलब जस्ट लास्ट लेक्चर, तो आपको मैंने कहा था आप लिख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। कहा था? हाँ ना बोलते चलिए, कहा था। राइट। दूसरा मैंने आपको उस दिन ही कह दिया था, आप इसको स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो ये 2 आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े। आज मैंने आपको ये भी कहा हम इसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और ARGS हैं इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ कर सकते हैं। दिस कुड बी स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट। और एक और ऑप्शन है हमारे पास एंड दैट इज पब्लिक स्टैटिक की जगह वी कैन से स्टैटिक पब्लिक void main and this can be string ARGS square bracket। है कि नहीं? समझ आया? तो कितने वैलिड प्रोटोटाइप्स हुई? 4। इसके अलावा एक और प्रोटोटाइप जावा में मेन की चलती है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये प्रोटोटाइप जावा के लेटर वर्जन्स में आई। कौन से वर्जन में? जावा 5 ऑनवर्ड्स आई। ये जो शुरू की 4 प्रोटोटाइप दिख रही है ये कब से हैं? ये जावा के फर्स्ट वर्जन से हैं, JDK 1.0 से हैं। लेकिन एक प्रोटोटाइप और मेन के लिए जावा 5 ऑनवर्ड्स ऐड हुई, प्लस वन मोर प्रोटोटाइप इज ऑल्सो देयर फॉर मेन एंड व्हाट इज दैट? और वो है 5वीं प्रोटोटाइप जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। और आपको 3 डॉट्स दिखेंगे स्ट्रिंग के बाद और फिर दिखेगा ARGS। समझ आ रहा है सबको? ये जो आपने देखे हैं इन्हें क्या बुलाते हैं? इन चारों को, अगर आप आज का लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने आपको बताया इन्हें बुलाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। बोला ना मैंने? दीज आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जावा में, जावा 5 ऑनवर्ड्स आया और इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो टोटल कितनी प्रोटोटाइप्स हुई? जवाब दीजिए जावा में मेन की। वेरी गुड। जावा में टोटल 5 प्रोटोटाइप्स हैं मेन की। द क्वेश्चन टू द आंसर इज 5। हाउ मेनी प्रोटोटाइप्स आर देयर इन जावा फॉर मेन मेथड? आंसर इज 5 prototypes are there. Okay, the answer to the question is there are 5 valid prototypes for main method। इनके अलावा कुछ भी लिखा तो जवाब पुराना है। क्या? कोड कंपाइल हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपने सिंटेक्स सही फॉलो करा। आ रहा है समझ सबको? क्लियर हुआ? ये 5 वैलिड प्रोटोटाइप जावा में आपको मेन की मिलती हैं। इसमें से इसके बारे में मैं फिर मार्किंग सही कर दूं। इसको जावा में हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट की जगह वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट।
ये सब हम कवर अप करेंगे। यस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। 4 तो अभी हो गए, 5वां आप देखेंगे आगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में स्पेस हो भी सकती है, आप हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है आयुष, बट जनरली स्पेस दीजिए तो दिखने में रीडेबिलिटी बढ़ेगी, समझ में आएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट लगे। समझ आया सबको? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आगे बढ़िए, वापस अपने कोड के नेक्स्ट पार्ट पे आइए। अभी बताइए मेन क्या है। जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि आर्गुमेंट एरे है? मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को देखकर। स्क्वायर ब्रैकेट ही तो एरे की पहचान है। क्यों लोकेश, क्या डाउट है आपका? 5वें मेथड में वो भी एरे में कन्वर्ट होता है। जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा जावा इसको इंटरनली एरे में कन्वर्ट कर देती है, बट अभी दूर है बहुत। अभी तो हमने पहला प्रोग्राम ही रन करना नहीं सीखा। जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तब आपको पता लग जाएगा कि जावा इसको एरे में कन्वर्ट कर देती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये सी में भी होता है, बट सी में इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि सी में कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम रन बहुत कम करा जाता है। जनरली सी के प्रोग्राम्स आप रन करते हो आईडीई से। इसे सी में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बिल्कुल है, बट बहुत कम यूज होते हैं। जावा में मैंने आपसे क्या कहा था, आईडी बहुत बाद में आया था ना। जावा में प्रोग्रामिंग शुरू से ही कमांड प्रॉम्प्ट से होती है, तो जावा में इनपुट लेने के लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट बहुत पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है। आप आगे देखेंगे इसके और ऑल्टरनेट्स क्या हैं। चला जाए आगे, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आते हैं अपन अगली लाइन पे। अगली लाइन हमारे प्रोग्राम के अंदर करली ब्रेसेस की है। करली ब्रेसेस क्या बता रहे हैं? आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है। ये करली ब्रेसेस इंडिकेट कर रहे हैं मेथड बॉडी ऑफ मेन। ये बता रहे हैं कि आप मेन की बॉडी लिख रहे हैं। ओके, मेन की बॉडी के अंदर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, इनकी वेब आप अच्छे से पहले वोकैबुलरी सुन लीजिए। कौन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इनके नाम सुन लीजिए। सबसे पहले सिस्टम। अगेन मैं कहूंगा, अगर लेक्चर्स आप ध्यान से सुन और समझ रहे हैं, सिस्टम जावा में है एक प्री डिफाइंड क्लास। ओके, सिस्टम जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये जो आउट आप देख रहे हैं इसे आप सी आउट की तरह मानिए। अगर आप सी डबल प्लस जानते हो तो वहां आपने सी आउट पढ़ा है, राइट? तो इसे आप सी आउट की तरह माने। सी आउट क्या होता है सी डबल प्लस में? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, क्या होता है? शाबाश। सी आउट सी डबल प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। जावा में बस याद रखिएगा इसे ऑब्जेक्ट नहीं बुलाते, जावा में इसे हम बुलाते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सर ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है और वो ऑब्जेक्ट से अलग होता है क्या? बिल्कुल, वो सब हम पढ़ेंगे जब हम जावा में स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी जैसा मैंने कहा, मेरा मेन फोकस आपको जावा की वोकैबुलरी से फेमिलराइज कराना है, इसलिए मैं एक एक वर्ड वैसे ही लिख रहा हूं जैसे इंडस्ट्री में आप उसे पढ़ेंगे। So from industry point of view, out is never called object. It's better called as object reference. Of course, object और object reference में difference होगा, तभी मैं इतना स्ट्रेस इस बात पे दे रहा हूं। बट अभी उस डिफरेंस को जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह दूं अभी तो हमारा इनिशियल पार्ट है, अभी हम पहला प्रोग्राम समझ रहे हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ वोकैबुलरी सुने, मतलब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर बताइए सिस्टम क्या है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, सिस्टम क्या है? सिस्टम जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है। वेरी गुड। आउट क्या है? आउट जावा का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। प्री डिफाइंड वर्ड भी मैं इसके आगे जोड़ देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हमने बनाया है क्या। हमने नहीं बनाया है, ये जावा का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। जैसे सी डबल प्लस हमें सी आउट बना के देती है, क्या सी डबल प्लस हमें सी आउट बना के देती है? यस, हम सिर्फ उसे यूज करते हैं, हम क्रिएट थोड़ी करते हैं सी आउट को। ऐसे जावा हमें आउट बनाकर देती है। आ रहा है समझ? जावा हमें आउट बनाकर देती है। ओके, और ये जावा का कहलाएगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब रहा सवाल, ये प्रिंटलन क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है ये प्रिंट एलन क्या है, तो जवाब प्रिंट एलन जावा का प्री डिफाइंड मेथड है। कैसे पहचाना मेथड है? क्योंकि ये पैरेंथेसिस के साथ आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये जावा का एक प्री डिफाइंड मेथड है। करता क्या होगा ये वही करता है जो सी जैसी लैंग्वेजेस में प्रिंटफ का काम है, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में प्रिंट का काम है, बिल्कुल वही काम जावा के अंदर प्रिंट एलन का है।
इसको ln नाम क्यों दिया गया है वो भी आपको मैं बताऊंगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल आने दीजिए, आई लेट यू नो इसको ln क्यों बोलते हैं। समझ आ रहा है सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। तो ये हुई कहानी जावा में कौन क्या है, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन क्यों है वो भी आप जानते होंगे। जावा बिल्कुल C++ की तरह हर लाइन के बाद टर्मिनेटर यूज करती है। यहां भी टर्मिनेटर है क्योंकि आप प्रिंटलन को कॉल कर रहे हैं, बिकॉज यू आर कॉलिंग प्रिंटलन। बिल्कुल सी की तरह आपको यहां भी लास्ट में लगाना होगा एक सेमीकोलन। ये है आपका फर्स्ट जावा प्रोग्राम। यहाँ एक और चीज आपके नोटिस में मैं ला रहा हूं, C++ में जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लास के आखिर में आप एक सेमीकोलन लगाते हैं। C++ में जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लास के लास्ट में आप एक सेमीकोलन लगाते हैं। जावा में नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा। जावा में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता सेमीकोलन जावा में? क्योंकि हम क्लास को जावा में डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम जावा में क्लास को डिफाइन करते हैं। जबकि C++ में हम क्लास को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स याद कीजिए तो आपको ध्यान आएगा, जब कोई चीज डिक्लेयर होती है तो उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। जब कोई चीज डिफाइन होती है तो हम उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर एंड में कोई सेमीकोलन आपको नहीं लगाना है। समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। इसमें अगर आपको कोई डाउट ना हो तो मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं और हम बात करते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बात करें, स्टार्ट करें, ठीक है। अब एक और जरूरी बात जो आपको मुझसे पूछनी चाहिए। कौन सी जरूरी बात? मैं आपको लास्ट लेक्चर से बोलता आ रहा हूं, ये स्ट्रिंग और सिस्टम जावा में क्या है? जरा एक बार फिर मुझे बताइएगा, ये स्ट्रिंग और सिस्टम जावा में क्या है? फटाफट बोलिए। तो अपन ने डिस्कस करा ये स्ट्रिंग और सिस्टम, शाबाश, जावा में प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, है ना। ये जावा की बिल्ट इन क्लासेस हैं। क्या ये क्लासेस हमने बनाई हैं या ये क्लासेस हमको जावा ने बना के दी हैं? ये सिस्टम और स्ट्रिंग क्लासेस हम लोगों ने बनाई हैं या ये क्लासेस हमें जावा ने बना के दी हैं? तो जवाब होगा ये हमने नहीं बनाई हैं, ये क्लासेस हमें जावा ने बना के दी हैं, राइट। अब आपके दिमाग में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर जावा ने हमें ये क्लासेस बना के दी हैं, अगर ये जावा की क्लासेस हैं, तो सर इनकी कोई हेडर फाइल वगैरह नहीं दिख रही है। हम तो सी में देखते हैं printf scanf stdio.h से हमें मिलते हैं, clr scr get ch हमें conio.h से मिलता है। बट जावा हमें अगर स्ट्रिंग और सिस्टम दे भी रही है तो इनकी हेडर फाइल वगैरह कहां पर है? या अगर आप पाइथन जानते हो तो आपने वहां मॉड्यूल वर्ड सुना होगा, इनका मॉड्यूल कहां पर है? तो गौर से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती हैं, रिमेंबर दिस। तो फिर जावा में क्या होता है? जावा में हेडर फाइल्स की जगह कॉन्सेप्ट होता है पैकेजेस का। इन द वर्ल्ड ऑफ जावा वी डोंट हैव हेडर फाइल्स, इन द वर्ल्ड ऑफ जावा वी हैव पैकेजेस। तो पहला तो हम अपने सवाल को बदलें, हम ये ना पूछें कि स्ट्रिंग और सिस्टम कौन सी हेडर फाइल में है, क्या पूछें? हम ये पूछें स्ट्रिंग और सिस्टम कौन से पैकेज में है। इन जावाज वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस दे कम इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। जावा की दुनिया में क्लासेस का जो बिल्ट इन कलेक्शन होता है वो आपको पैकेज के फॉर्म में मिलता है। अगर आपको लग रहा है सर ये पैकेज क्या होता है, बड़ा नया वर्ड है, पहली बार सुन रहे हैं, होता क्या है ये पैकेज? तो मैं आपको बता दूं, पैकेजेस आर नथिंग बट दे आर फोल्डर्स। इन द वर्ल्ड ऑफ जावा पैकेजेस आर नथिंग बट दे आर फोल्डर्स। और ये फोल्डर्स आपके कंप्यूटर में तुरंत बनते हैं जब आप अपने कंप्यूटर में जावा को करते हैं इंस्टॉल। द मोमेंट यू इंस्टॉल जावा इन योर कंप्यूटर, सम फोल्डर्स आर क्रिएटेड। इन फोल्डर्स के अंदर होती हैं जावा की प्री डिफाइंड क्लासेस। और इन फोल्डर्स को जावा में क्या बोलते हैं? इन फोल्डर्स को जावा में बोलते हैं अपन लोग पैकेजेस। इनको फोल्डर भी मत बोलिएगा, हमेशा इनके लिए वर्ड आप यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज पैकेजेस। तो याद रखिएगा, जावा आपको जो भी क्लास देती है, जो भी बिल्ट इन क्लास बनाकर देती है, वो किसी ना किसी पैकेज के अंदर डालकर देती है। अगर आपको लग रहा है सर कितने पैकेजेस हैं जावा के पास और ऐसी कितनी क्लासेस हैं, तो मैं आपको बता दूं, जावा 14, जावा 15 की स्टैटिस्टिक्स अभी बाकी है आना। जावा 14 के लिए अगर मैं बोलूं तो इसके पास 224 पैकेजेस हैं। जावा 14 के पास 224 पैकेजेस हैं और इन 224 पैकेजेस के अंदर 4569 प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। इतने सारे फोल्डर्स और इतनी सारी क्लासेस
जावा आपको ऑटोमेटिकली सप्लाई करती है जब आप अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर में जेडीके को इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं, इतने सारे बिल्ट इन फोल्डर्स और उनके अंदर इतनी सारी बिल्ट इन क्लासेस का कलेक्शन आपको जावा की तरफ से मिलता है। ठीक है, अभी भी दिमाग में आपके डाउट रहना चाहिए, सर ठीक है मान लिया जावा में पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस में क्लासेस होती हैं, बट हमने स्ट्रिंग और सिस्टम के लिए कोई पैकेज तो यूज करा ही नहीं अपने प्रोग्राम में, तो फिर हमें स्ट्रिंग और सिस्टम का सपोर्ट कैसे मिल रहा है, राइट? तो जवाब इसका ये है, जावा में ये जितने भी पैकेजेस हैं इनमें एक बहुत स्पेशल पैकेज है। इन 224 पैकेजेस में एक बहुत स्पेशल पैकेज है। क्या नाम है उस बहुत स्पेशल पैकेज का? उस पैकेज का नाम है जावा डॉट लैंग। लैंग का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, लैंग का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज। उस पैकेज का नाम है जावा डॉट लैंग और ये एक ऐसा पैकेज है जिसे जावा का कंपाइलर खुद ही आपके प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है। दैट मीन्स आपसे अगर मैं पूछूं बताइए प्रोग्राम की पहली लाइन क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर प्रोग्राम की मुझे तो पहली लाइन क्लास टेस्ट नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में इस क्लास टेस्ट के ऊपर यहां पर जावा के कंपाइलर ने आपके लिए ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट लिख दिया है जिसने आपके प्रोग्राम को किस पैकेज का सपोर्ट प्रोवाइड करा है, जिसने आपके प्रोग्राम को सपोर्ट प्रोवाइड करा है जावा डॉट लैंग का। मतलब आप यूं मान लीजिए कि सी डबल प्लस या सी का मार्केट में कोई ऐसा कंपाइलर आ जाए जो इतना सुपर इंटेलिजेंट हो कि वो ऑटोमेटिकली आपको stdio.h हेडर फाइल या iostream हेडर फाइल अटैच अपने आप करके दे दे। सी प्लस प्लस में तो ऐसे कंपाइलर्स नहीं है, लेकिन जावा के अंदर ऐसा कंपाइलर जरूर है, जावा का खुद का कंपाइलर जो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर पैकेज को अटैच कर देता है। तो आज से जब भी मैं जावा की कोई क्लास यूज करूं और आपसे मैं पूछूं बताइए कौन से पैकेज में है, और आपको ऊपर कुछ भी लिखा हुआ ना दिखे अपने क्लास के, तो आप समझ जाइएगा कि ये आ रहा है फ्रॉम जावा डॉट लैंग पैकेज। समझ जाइएगा कि ये क्लास आ रही है फ्रॉम जावा डॉट लैंग पैकेज। अगर आपको लगता है बट सर अगर मुझे लिखना हो तो, अगर मैं जावा डॉट लैंग के लिए उसे अपने प्रोग्राम में अटैच करने का स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो मैं आपको बता दूं आप ये कोड कैसे लिख सकते हैं। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको लिखना कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लाइन आपके लिए ऑटोमेटिकली कौन लिख देता है? वो लाइन आपके लिए लिख देता है जावा का कंपाइलर। ये भी याद रखिएगा, आपने सी पढ़ी है, जावा में प्री प्रोसेसर नहीं होता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? जावा में प्री प्रोसेसर नहीं होता है। जावा में सीधे आपका प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाता है, तो कोई प्री प्रोसेसर जैसा स्टेटमेंट जावा में नहीं होता है, हैश वगैरह वाला। तो अगर आपको लगता है मुझे इसके ऊपर जावा डॉट लैंग पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना हो तो कैसे करते हैं, तो जावा में पहली बात याद रखिएगा, इंक्लूड नहीं होता है। जावा में कीवर्ड होता है इंपोर्ट। इंस्टेड ऑफ इंक्लूड इन जावा वी मेक यूज ऑफ इंपोर्ट, और उसके साथ लिखा जाता है इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। अगर मैं आपसे कहता हूं ये क्या हुआ, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, तो आप मुझे बोलेंगे इस लाइन का मतलब है हम जावा से कह रहे हैं, स्टार का मतलब ऑल क्लासेस, हम जावा से कह रहे हैं हमें जावा डॉट लैंग पैकेज की सारी क्लासेस यूज करने की परमिशन दो। लेकिन फिर मजे की बात ये, हमने तो ये लिखा नहीं, तो हमें परमिशन कैसे मिल गई? तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये लाइन, ध्यान दीजिएगा, दिस लाइन इज ऑटोमेटिकली एडेड बाय जावा कंपाइलर। ये लाइन आपके कोड में जावा कंपाइलर खुद ही ऐड कर देता है। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख देंगे तो एरर है क्या? नहीं, कोई एरर नहीं है। लिख देंगे तो आपकी इच्छा है, जावा मना नहीं कर रही है, ना जावा कंपाइलर को प्रॉब्लम है ना जेवीएम को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऑटोमेटिकली जावा का कंपाइलर लिख देता है। तो क्या जावा का कंपाइलर इन सारे पैकेजेस के लिए भी अपने आप इंपोर्ट लिख देता होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक पैकेज को आपके प्रोग्राम में अटैच करता है, उस पैकेज का नाम है जावा डॉट लैंग। क्यों, इसी को क्यों अटैच करता है? तो दिमाग दौड़ाइए, इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें होती हैं जो जावा के कंपाइलर को खुद के लिए भी चाहिए होती हैं, क्योंकि उसे खुद भी इस पैकेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपने लिए इस पैकेज को आपके प्रोग्राम में अटैच कर देता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पैकेज चाहिए तो अगर इसके अलावा आपको कोई पैकेज चाहिए तो आपको उसे खुद अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा अटैच।
आपको खुद उसे अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा अटैच। जैसे जावा में फाइल हैंडलिंग होती है क्या? जी, जावा में फाइल हैंडलिंग होती है। अगर जावा में फाइल हैंडलिंग टॉपिक पढ़ेंगे तब, जब आप जावा में फाइल हैंडलिंग टॉपिक पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे आप एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा करेंगे और वो होगा जावा डॉट आईओ। आईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। ये आपको अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखेंगे जब जावा में आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी सीखेंगे। डेटाबेस नाम सुना है आप लोगों ने? हैव यू हर्ड द वर्ड डेटाबेस? राइट, ओरेकल, माईएसक्यूएल, ये सुना है आपने? एसक्यूएल सर्वर। जब आप अपने जावा प्रोग्राम को इनसे कनेक्ट करेंगे, तब आप एक पैकेज ऊपर इंपोर्ट करा करेंगे जिसका नाम होगा जावा डॉट एसक्यूएल। तो मैं बस आपके नोटिस में ये बात डाल रहा हूं कि जावा कंपाइलर हर पैकेज हमें नहीं देता है, वो सिर्फ हमें एक पैकेज का खुद बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख के देता है और वो होता है जावा डॉट लैंग। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन का जवाब और बाकी है। हाँ, जावा डॉट यूटिल भी है योगेश, ये हम जावा में इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अभी एक सवाल का जवाब बाकी है, वो मैं आपको पैकेज चैप्टर में दूंगा कि जावा के इंपोर्ट और सी के इंक्लूड में क्या डिफरेंस होता है। दो डिफरेंस आपको अभी समझ में आ गए होंगे। पहला डिफरेंस होता है सी का जो इंक्लूड है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव द्वारा हैंडल होता है, जावा का जो इंपोर्ट है वो कंपाइलर के द्वारा हैंडल होता है। पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा डिफरेंस होता है सी डबल प्लस या सी में इंक्लूड कोई कीवर्ड नहीं है, मानते हैं? सी डबल प्लस में इंक्लूड कोई कीवर्ड नहीं है। जावा में इंपोर्ट एक कीवर्ड है, जावा की दुनिया में इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है। और तीसरा बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज पैकेजेस। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, अगर मैं कोई भी जावा क्लास यूज करूं, आने वाले दिनों में मैं खूब सारी जावा की बिल्ट इन क्लासेस यूज करूंगा और ऊपर मैंने कुछ ना लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा ये क्लास कौन से पैकेज से आ रही है। ये क्लास आ रही है जावा डॉट लैंग पैकेज से। जैसे मैं आने वाले दिनों में आपको एक और क्लास यूज करना सिखाऊंगा जावा में, जिस क्लास का नाम है मैथ। नाम से अंदाजा लग रहा होगा, फटाफट बोलिए। नाम से आपको अंदाजा लग रहा होगा, वेरी गुड। मैथ क्लास का यूज जावा लैंग्वेज में आप लोग करते हो अगर आपको जावा में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं। ओके, तो जावा में जब ये कैलकुलेशंस होते हैं तब आप मैथ क्लास यूज करोगे, और मैथ क्लास भी याद रखिएगा जावा डॉट लैंग पैकेज से ही आती है। तो ऐसी कई क्लासेस हैं जो मैं यूज करूंगा, अगर उनके लिए मैंने कोई पैकेज नहीं लिखा तो समझ जाइएगा दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम जावा डॉट लैंग। ओके, नाउ समवन हैज आस्क्ड जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं? किसने पूछा है? निमिष ने। निमिष, जावा में 52 कीवर्ड्स होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स का क्या यूज है। अभी के लिए याद रखिए, इन जावा वी हैव 52 कीवर्ड्स अवेलेबल। सी में कितने होते हैं? सी में 32 होते हैं। जावा में कितने होते हैं? जावा में 52 होते हैं, जिसमें से 49 कीवर्ड्स यूज में आते हैं। एक कीवर्ड को प्रीव्यू के लिए रखा गया है और दो ऐसे हैं जो यूज ही नहीं होते। तो एक्चुअल में यूज होने वाले कीवर्ड्स कितने हैं? यूज होने वाले 49 ही है। यूज होने वाले 49 है, लेकिन आप इंटरव्यू में क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे जावा हैज 52 कीवर्ड्स। उसका कलेक्शन, उसके नाम, लिस्ट आपको आने वाले दिनों में पूरी में दिखाऊंगा। बिल्कुल, अरे जावा में जितनी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं सब पढ़ेंगे। नहीं अताउल्लाह, कैसे पढ़ेंगे? कितनी होती है जावा में? 4569 क्लासेस होती हैं। इतने तो हमारे लेक्चर भी नहीं लगेंगे, तो कैसे पढ़ लेंगे? लेकिन हाँ, मैं आपको वो सारी क्लासेस बताऊंगा जो आपको जावा में प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, जो जावा में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए चाहिए। आ रही है बात समझ? पाइथन में मैथ को इंपोर्ट करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि पाइथन में मैथ मॉड्यूल होता है ना, और जावा में मैथ क्लास होती है जो जावा डॉट लैंग में अवेलेबल है। जावा डॉट लैंग अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, इसलिए आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। आया समझ? पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम कैसे जावा में अपने प्रोग्राम को अप करेंगे कंपाइल और रन। हाउ कैन वी कंपाइल एंड रन आवर प्रोग्राम इन जावा? अभी तक अपन ने क्या करा है? अभी तक अपन ने सिर्फ प्रोग्राम लिखना सीखा है। अभी तक अपन ने इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना नहीं सीखा है। आगे बढ़ें, स्टार्ट करें। सी डबल प्लस में कितने कीवर्ड्स होते हैं? सी डबल प्लस में 95 रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो सी डबल प्लस के लेटेस्ट वर्जन के अनुसार है। ठीक, चलूं आगे। अभी उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी तो आप जावा पे फोकस करिए, जावा पढ़ रहे हैं ना अपन,
तो अपन जावा की बातें डिस्कस करते हैं। चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर। हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ, हमने प्रोग्राम लिख लिया है। अब ध्यान से सुनना, प्रोग्राम लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? फटाफट बोलिए। प्रोग्राम कंपाइल करना। और प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले आप मानते हैं हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपके नोटिस में एक बहुत जरूरी बात डाल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं हम अपने प्रोग्राम को कहां सेव कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में हम अपने प्रोग्राम को कहां सेव कर सकते हैं, तो इसके दो आंसर्स हैं जो आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करेंगे। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम अपने प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में दो जगहों पे सेव कर सकते हैं। या तो हम अपने प्रोग्राम को कहीं भी सेव कर लें। कहीं का मतलब क्या होता है? कहीं का मतलब किसी भी लोकेशन पे, किसी भी ड्राइव में, एनीवेयर, एनीवेयर इन आवर कंप्यूटर हम इसे सेव कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है हम इसे सेव कर सकते हैं इनसाइड जेडीके's बिन फोल्डर। हम इसे सेव कर सकते हैं जेडीके के बिन फोल्डर के अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए, सर जब एनीवेयर आपने लिखा है तो एनीवेयर में आपने इस जगह को स्पेशली क्यों मेंशन करा है? एनीवेयर में तो ये भी आ जाना चाहिए। एक्चुअल में जब आप अपने प्रोग्राम को जेडीके के बिन में सेव करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम को जेडीके के बिन के अलावा कहीं सेव करते हैं तो आपको प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले एक स्पेशल स्पेशल सेटिंग करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं पाथ सेट करना। फिर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बहुत बड़ी गलतफहमी में जावा में रहते हैं। उनसे पूछता हूं मैं जावा में प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं, तो मुझे जवाब देते हैं पाथ सेट करना पड़ता है। जब तक पाथ सेट ना करो जावा का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। ये अधूरा सच है, याद रखिएगा। जावा में आपको पाथ सेट करना पड़ता है। और अभी टेंशन मत लीजिएगा सर ये पाथ सेट करना क्या होता है। अगर आप सीसी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं तो आपने कभी पाथ सेट करना नाम ही नहीं सुना होगा। नहीं सुना है ना? आपने कभी नहीं सुना होगा पाथ सेट करना क्या होता है। सो डोंट बॉदर, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। बस जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि लोग ऑलरेडी थोड़ी बहुत जावा यूट्यूब से, बुक से, कहीं कहीं से पढ़ लेते हैं, तो फिर उनके दिमाग में हो जाते हैं कंफ्यूजन क्रिएट। तो एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों को मैंने देखा है, उनको लगता है बिना पाथ सेट करे जावा का कोड कंपाइल नहीं होता। दैट्स अ रॉन्ग थ्योरी। जावा का प्रोग्राम बिना पाथ सेट करे भी कंपाइल हो जाता है। अगर आप अपने प्रोग्राम को कहां सेव करें, जल्दी जल्दी बोलिए, कहां सेव करें? जेडीके के बिन में सेव करें। राइट? अगर यहां सेव करें तो आपको पाथ सेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड टू सेट एनी पाथ। राइट? अगर आप यहां सेव करते हैं तो पाथ सेट करना जैसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम को जेडीके के बिन में सेव नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सेटिंग करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सेटिंग करनी पड़ती है और उस सेटिंग को बोलते हैं पाथ सेट करना। बताइए, एक हल्का सा आइडिया लगा दोनों तरीकों के डिफरेंस में? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आप इसको और अच्छे से देखना। जी बिल्कुल, पाइथन में भी पाथ सेट होता है, लेकिन आस्था याद कीजिए पाइथन इंस्टॉल करते वक्त ही पाथ सेट कर लेती है। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करते वक्त देखा हो तो एक चेकबॉक्स आता है। उस चेकबॉक्स में लिखा होता है ऐड पाइथन टू पाथ। वो चेकबॉक्स आप ऑन कर देते हैं तो पाइथन अपने आप पाथ में ऐड हो जाती है। लेकिन जावा में ऐसा कोई चेकबॉक्स नहीं आता है जब आप जावा को इंस्टॉल करते हैं। आयुष बिन के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन अगेन उस फोल्डर के अंदर जाकर अगर आप प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो पाथ सेट करना होगा। अगर उस फोल्डर के अंदर नहीं जा रहे हैं कंपाइल करने के लिए तो पाथ सेट करे बिना चल जाएगा। है ना? तो अभी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जेडीके के बिन के अंदर सेव करेंगे अपना प्रोग्राम। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बिन के अंदर सेव करके चलाकर दिखाऊंगा। फिर आप देखेंगे हम उसे कहीं और सेव करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम जाएगी और कैसे हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है शिवचरण, जेडीके के बिन में ही क्यों? तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था जावा में प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए कौन सा कमांड होता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जावा में प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए कौन सा कमांड होता है? जावा सी कमांड होता है। और शिवचरण ये जो जावा सी कमांड होता है ये खुद अवेलेबल कहां होता है? ये खुद अवेलेबल होता है जेडीके के बिन में। ये जो जावा सी कमांड होता है ये जेडीके के बिन में अवेलेबल होता है। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम को वहीं सेव करा जहां कंपाइलर है तो कोई पाथ सेट नहीं करना पड़ता।
लेकिन अगर अपने प्रोग्राम को आपने कहीं और सेव करा, ई ड्राइव में करा, डी ड्राइव में करा, सी ड्राइव में किसी और लोकेशन पे करा, जैसे डेस्कटॉप पे करा, तो ये सब करने के लिए आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले क्या सेट करेंगे? फटाफट बोलिए, क्या सेट करेंगे? सेट करेंगे अपने प्रोग्राम का सॉरी जावा का पाथ। अपने कंप्यूटर में सेट करेंगे जावा का पाथ। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? तो ये और क्लियर होगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, अब आता है अगला सवाल। प्रोग्राम हमने सेव कर दिया, अब कंपाइल कैसे करेंगे? ठीक, तो कंपाइल कैसे करेंगे का जवाब देने से पहले मैं आपको एक और जरूरी बात जावा के प्रोग्राम को सेव करने के बारे में बता दूं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सेविंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव करते वक्त आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट बातें? सबसे पहली बात, यू कैन गिव एनी नेम टू योर प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम को कोई भी नाम दे सकते हैं, एनी नेम टू योर प्रोग्राम, बट ध्यान दीजिएगा, बट नॉर्मल कन्वेंशन इज टू यूज या इज टू सेव द प्रोग्राम by the same name as class। आप अपने प्रोग्राम को जो मन आए वो नाम दे सकते हैं, लेकिन लोग नॉर्मली जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्लास और प्रोग्राम का नाम सेम रखते हैं। तो क्या क्लास और प्रोग्राम का नाम सेम होना जरूरी है? जी नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जो मैं चाहूंगा आज की क्लास खत्म होते होते आपके दिमाग में अगर ना हो तो बहुत बढ़िया है, और हो तो दूर हो जाए। कौन सी गलतफहमी? जावा में प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखना पड़ता है। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई नहीं कहता कि क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम रखो, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना दिया है। ऐसा क्यों करते हैं? जब जबरदस्ती नहीं है, जरूरी नहीं है, तो उसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम प्रोग्राम रन करना सीखेंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए, इट्स नॉट अ कंपल्शन। आप अपने प्रोग्राम को कोई भी नाम देकर सेव कर सकते हैं, बट जनरली आप देखेंगे लोग क्लास और प्रोग्राम का नाम सेम रखते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल जो है वो आपको याद रखना है, द एक्सटेंशन। नाम तो आपको जो मना है आप दे सकते हैं। द एक्सटेंशन मस्ट बी कंपल्सरीली कंपल्सरीली डॉट जावा। आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। क्या एक्सटेंशन देना है आपको? आपको एक्सटेंशन हर हाल में देना है डॉट जावा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम का नाम है टेस्ट, आई मीन क्लास का नाम है टेस्ट। क्या मैं इस प्रोग्राम का नाम सचिन रख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल रख सकते हैं। भोपाल रख सकता हूं? रख सकते हैं। जो बनाए वो रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन रखना पड़ेगा डॉट जावा। और जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड ये है कि आप सचिन, भोपाल ये सब ना रखें, आप वही रखें जिस नाम की आपकी क्लास है। क्या नाम है मेरी क्लास का? टेस्ट नाम है। तो मैं इसको किस नाम से सेव करूंगा? मैं इसको सेव करूंगा टेस्ट डॉट जावा के नाम से। इसमें क्या बदल सकते हैं? टेस्ट बदल के कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बदल सकते हैं? डॉट जावा नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जावा में प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है। हाउ डू वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा? आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा? तो जवाब सुनिए, जावा में प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करा जाता है। जावा में अगर आपको किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो जो सिंटेक्स आपको फॉलो करना है वो सिंटेक्स होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे जावा सी। जावा सी के बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ द प्रोग्राम, राइट, और उसके बाद आप स्ट्राइक कर देंगे एंटर की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कोड की बात करूं, तो बताइए जरा, मैंने मेरे प्रोग्राम में क्या नाम दिया है? मैंने मेरे प्रोग्राम को नाम दिया है टेस्ट डॉट जावा। तो मैं इसे कैसे कंपाइल करने वाला हूं? मैं इसे कंपाइल करने वाला हूं बाय राइटिंग जावा सी टेस्ट डॉट जावा। कहां लिखेंगे ये प्रोग्राम, ये कमांड? ये हम लोग लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे कहां लिखेंगे? जहां प्रोग्राम सेव करा होगा। कहां सेव करने वाले हैं अभी हम प्रोग्राम्स को? तो लेक्चर याद कीजिए, अभी हम प्रोग्राम को सेव करने वाले हैं बिन में। तो हम बिन में जाकर
ये कमांड लिखेंगे जिसका प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। आज थ्योरी सुन लीजिए। तो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जो कमांड होता है इट्स कॉल्ड जावा सी। जावा सी कमांड के बाद हम लोग मेंशन करते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम, जो मेरे केस में है टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, अब अगला सवाल आता है, जब हम जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जावा क्या करती है? प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। जब हम जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जावा क्या करती है? हम सबको पता है जावा का कंपाइलर आपके प्रोग्राम का बाइट कोड बनाता है, पता है ना? डे वन से पता है कि कंपाइलर बाइट कोड बनाता है, लेकिन अब कुछ नई बातें भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो जो बाइट कोड्स बनते हैं उन्हें वो सेपरेट फाइल में सेव करता है। जब भी कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो जो बाइट कोड्स बनते हैं उन्हें कंपाइलर सेपरेट फाइल्स में सेव करता है। अलग से एक फाइल बनाता है बाइट कोड के लिए और उस फाइल में कंपाइलर बाइट कोड सेव करता है। वो जो सेपरेट फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो कंपाइलर की तरफ से डॉट क्लास होता है। ये जो सेपरेट फाइल बनती है इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट क्लास होता है और इसका जो नाम होता है, ध्यान से सुनना, जो नाम होता है इन बाइट कोड फाइल्स का वो आपकी क्लास के नाम पे होता है। जो नाम होता है इन बाइट कोड फाइल्स का वो आपकी क्लास के नाम पे होता है। इसको समझने के लिए इस छोटे से डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने देखा, आपने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम आपने अपनी तरफ से रखा टेस्ट, वॉच केयरफुली, और यहां आपने अपना प्रोग्राम लिखा। ठीक, जब जावा का कंपाइलर आपके इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो गौर करिएगा, कंपाइलर इसकी बाइट कोड फाइल बनाएगा और उस बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? मैंने आपको अभी भी बताया, डॉट क्लास होगा। ओके, इसका एक्सटेंशन क्या था? जो कंपाइल हुआ है कोड, इसका एक्सटेंशन डॉट जावा था। और इस बाइट कोड फाइल का नाम क्या होगा? नाम वही होगा जिस नाम की आपकी क्लास है। क्या नाम है हमारी क्लास का? हमारी क्लास का नाम है टेस्ट। तो बाइट कोड का नाम क्या पड़ेगा? बाइट कोड का नाम पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास। दैट मीन्स थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए कि मैंने जावा में एक प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम में मान लीजिए मैंने 3 क्लासेस बनाई। बना सकता हूं? क्या मैं अपने प्रोग्राम में 3 क्लासेस बना सकता हूं? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूं। इमेजिन करिए मेरी पहली क्लास का नाम है स्टूडेंट। इमेजिन करिए। इमेजिन करिए मेरी दूसरी क्लास का नाम है कॉलेज। और इमेजिन करिए मेरी तीसरी क्लास का नाम है फैकल्टी। इमेजिन करिए मेरी तीसरी क्लास का नाम है फैकल्टी, राइट? आशी मैं वही कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, प्रोग्राम का नाम कुछ भी चलेगा, हाँ या ना? प्रोग्राम का नाम कुछ भी चलेगा, आप प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम भी दिया टेस्ट डॉट जावा। दे सकता हूं इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा? दे सकता हूं ना, राइट? अब जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जवाब दीजिए कितनी बाइट कोड फाइल्स बनेंगी? अगर आज का लेक्चर समझ आ रहा है तो बाइट कोड फाइल्स 3 बनेंगी। 3 बाइट कोड फाइल्स क्यों बनेंगी? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जो बाइट कोड फाइल्स बनती हैं उनका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, उनका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, और उनका नाम वही होता है जिस नाम की आपके प्रोग्राम में क्लासेस हैं। हमारे प्रोग्राम में अब की बार कितनी क्लासेस हैं? हमारे प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं। तो एक बाइट कोड बनेगा बाय द नेम ऑफ स्टूडेंट डॉट क्लास, एक बाइट कोड बनेगा बाय द नेम ऑफ कॉलेज डॉट क्लास, एक बाइट कोड बनेगा बाय द नेम ऑफ फैकल्टी डॉट क्लास। आपका प्रोग्राम कितना था? प्रोग्राम एक था। डॉट जावा फाइल कितनी थी? डॉट जावा फाइल भी एक थी। लेकिन बाइट कोड फाइल्स कितनी बनी? बाइट कोड फाइल्स 3 बनी। क्यों 3 बनी? क्योंकि जावा का कंपाइलर का ये रूल है, वो जब भी कोड कंपाइल करता है डॉट क्लास फाइल्स में कन्वर्ट करता है आपके प्रोग्राम को, और डॉट क्लास फाइल्स उतनी बनाता है जितनी आपके प्रोग्राम में बनाई गई क्लासेस हैं। अगर आपके प्रोग्राम में एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज है, एक फैकल्टी है, तो बाइट कोड्स भी 3 बनेंगे, स्टूडेंट डॉट क्लास, कॉलेज डॉट क्लास, फैकल्टी डॉट क्लास। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको?
जल्दी जल्दी बोलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ? राइट? तो अगले लेक्चर में याद दिलाइएगा, इसके मैं आपको नोट्स दूंगा और फिर हम बात करेंगे जावा में प्रोग्राम को रन कैसे करना है। ठीक है, अगला लेक्चर बहुत क्रूशियल है। वेयर दिस डॉट क्लास फाइल गेट सेव रश्मि, बिन फोल्डर में, जहां आपने प्रोग्राम सेव करा है वहीं पे। हमने प्रोग्राम कहां सेव करा है अभी? हमने प्रोग्राम सेव करा है अभी बिन में। ये कहां पर सेव होंगी? ये सेव होगी बिन के अंदर, फिलहाल के लिए बिन के अंदर। जब हम कहीं और प्रोग्राम सेव करेंगे तो डॉट क्लास फाइल्स भी वहीं सेव होंगी। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया हमारा फिफ्थ पेज, देन दिस इज पेज नंबर 6। हाँ, स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। दिस इज पेज 1, क्लियर? दिस इज पेज नंबर 2, this is page number 3, this is page number 4. Can we see packages just like functions in C? Yes, Sakshi. जब आप ID में आएंगे तो आपको packages classes सब दिखेंगी। This is page number 5, page number 6, page number 7, 8. हो गया क्लियर? क्लासेस आपकी जनवरी में डेज बढ़ जाएंगे, डोंट बॉदर। अगले वीक से आपके डेज बढ़ जाएंगे। मैं मंडे आपको स्केड्यूल बता दूंगा, अगले वीक से आपका एक संडे बढ़ जाएगा सेम टाइम पे। समझ आ रही है बात? ओके। सी प्लस प्लस में डॉट एसक्यूएल जैसा कुछ नहीं होता है, कंपाइलर ही अलग लेना पड़ता है आदर्श। सी प्लस प्लस में हमें कंपाइलर ही अलग चाहिए होता है, और वो अलग कंपाइलर जो सी डबल प्लस में हमें मिलता है उसको बोलते हैं प्रो सी, अगर आपको एसक्यूएल से कनेक्ट होना है तो। ये रहा पेज नंबर 6। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।